नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब इस नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, क्या क्या आपको कंफ्यूजन हो रही है, जैसे कि अगर हम बात करें कि सर कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, किसका सिलेक्शन जल्दी हो सकता है, पाठ्यक्रम और पैटर्न क्या है, कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर और बेस्ट हो सकती है। मतलब कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। आपके फाइनल सिलेक्शन तक आपको क्या क्या चीजें देखनी होंगी या क्या क्या फैक्टर होते हैं जो आपके फाइनल सिलेक्शन में भूमिका निभाते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 4/3/2024 यानी 4 मार्च से इसका एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं और 28 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट चीज जो आपके नोटिफिकेशन में 4 से 28 के बीच में आपका फॉर्म फिलअप करना है, आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें करेक्शन डेट, तो करेक्शन डेट आपकी 30 और 31 हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अगर आपसे कोई त्रुटि या कोई गलती हो गई तो आप यहां पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर हम देखें तो यहां पर 3 दिन यानी 9 तारीख, 10 तारीख और 13 तारीख, 3 दिन में ये आपका आपका पेपर जो आपका होगा ये 3 दिन में कंडक्ट होगा। एक दिन में 3 शिफ्ट होंगी। टोटल 9 शिफ्ट में आपका जो एग्जाम है वो आपका करेक्ट कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। अगर हम यहां पर देखें जो हमारी जॉब होती है उसका उसका लेवल क्या होता है, तो लेवल 6 की ये जॉब होती है। इसका जो ग्रॉस पे रहता है वो 35,400 से लगभग ये इसके बीच में ये इसका जो सैलरी रहती है वो रहती है। ये लेवल 6 की दोनों आपकी जॉब होती है। इसमें जो आपको जॉब मिलेगी दिल्ली में वो दिल्ली एसआई पे मिलती है। दिल्ली एसआई में जॉब मिलती है। 2 तरीके से इसमें जॉब मिलती है। एक तो आपको मिलती है सीएपीएफ में और एक मिलती है दिल्ली पुलिस में। ठीक है, सीएपीएफ आप जानते हैं जितनी भी आपके मिलिट्री अलियांस हैं, जितनी भी आपकी मिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें आपको जॉब मिलती है। जैसे कि अगर हम देखें पैरामिलिट्री फोर्सेज जैसे बीएसएफ हो गई, एसएसबी होगी, सीआईएसएफ होगा, सीआरपीएफ हो गया, तो इसमें आपको सीआरपीएफ में ये आपकी पोस्ट होंगी, उसमें आपको ये जॉब मिलेगी। अदरवाइज आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर आपके पास जो टेंटेटिव वैकेंसीज आ रखी हैं आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा। अगर हम बात करें दिल्ली पुलिस में मेल की, ठीक है, अगर हम दिल्ली पुलिस में मेल कैटेगरी की बात करेंगे तो जितनी भी कैटेगरी यहां पर 5 कैटेगरी हैं, मेल की अगर बात करें तो 125 पोस्ट यहां पर हो गई। ठीक है, अगर दिल्ली पुलिस में हम फीमेल की बात करें तो 61 पोस्ट आपकी यहां पर हो गई। ठीक है, अगर आप देखोगे जो सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में है, जो सब इंस्पेक्टर आपके सीएपीएफ में बनेंगे यानी कि बीएसएफ होगा, सीआईएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, इनमें जो आपकी वैकेंसीज हैं वो टोटल मिलाकर 4001 वैकेंसीज है। टोटल जो आपकी वैकेंसीज दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ को अगर मिलाकर देखा जाए तो लगभग 4200 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। लगभग 42 या 4187 वैकेंसीज आपको देखने को बिल्कुल नेट आपको देखने को मिलेंगी। बात क्लियर है, सारी चीजें कहां पर किसको कौन सी कैटेगरी को कितना वैकेंसी दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर इसमें एज लिमिट क्या होता है, क्योंकि एज का क्राइटेरिया जो होता है वो एक अपने आप में एक बड़ी भूमिका निभाता है। दोस्तों अगर हम बात करें तो यहां पर 20 से 25 साल के जितने भी नौजवान हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। 20 से 25 साल के नौजवान इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपको समझना है कि 1/8/2023 तक आपकी 25 की डेट पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे तो आप देख ले कि यहां पर 2/8 यानी 2 अगस्त 1999 और 1 अगस्त 2004 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं।
ठीक है। थोड़ी सी दिक्कत लोगों को आ रही है एज फैक्टर को लेके, क्योंकि फेज 1 में आपका ये एग्जाम हो रहा है और यहां पर 1 अगस्त से आपकी, यहां तक 1 अगस्त से आपकी डेट ली गई है, तो थोड़ी से लोगों को दिक्कत आ रही। जिन लोगों को दिक्कत आ रही हो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि भाई इस वजह से 1/8/2024 की वजह से आप लोगों को दिक्कत आ रही है, बहुत सारे लोग फॉर्म को नहीं फिलअप कर पा रहे होंगे। ठीक है। अगर हम बात करें सर क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो आप कहेंगे सर SC/ST जो है ना इसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और ओबीसी की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अगर हम बात करें कि एसेंशियल एजुकेशन मतलब एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो सभी को पता होना चाहिए कि ग्रेजुएट लेवल की जॉब है। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की जॉब है। जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसके लिए, एसआई मतलब इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर और एसआई दोनों बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। जो आपकी पोस्ट आई है वो एसआई के लिए पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो आप एसआई बनते हैं, ग्रेजुएशन इसमें आपका मांगा जाएगा, इससे कम पे काम नहीं चलेगा। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन देयर बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कैन आल्सो, मतलब जिसके पास बैचलर डिग्री है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। आप अपीयरिंग में भी फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपका रिजल्ट 1/8/2024 से पहले आ जाता है, यानी अभी आप अप्रैल में आप अगर आप पेपर दे देते हैं, आप अपना एग्जाम दे देते हैं ग्रेजुएशन का, और उससे 1 अगस्त से पहले आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मतलब आप अपीयरिंग में भी चीजों को भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि एग्जामिनेशन की स्कीम क्या है, इसका प्रोसीजर क्या रहता है, पैटर्न क्या रहता है, तो पैटर्न सबसे पहले प्री होता है, फिर इसमें फिजिकल यानी आपका पीटी होता है। ठीक है, पीएमटी और पीटी होता है, सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका मेंस होता है, फिर आपका डीएमई होता है, मतलब फिर मेडिकल एग्जाम होता है, उसके बाद आपकी डिपार्टमेंटल डीवी होती है और फाइनल सिलेक्शन होता है। अब आपको देखना है कि सबसे पहले जो आपका होगा पेपर 1 हो जाएगा, उसके बाद में आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी होगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीटी हो जाएगा, और फिर आपका होगा पेपर 2 जिसको हम लोग मेंस कहते हैं, मेंस हो जाएगा। उसके बाद में आपका डीएमई हो जाएगा, मतलब डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, और उसके बाद अब आपको फिर उसके बाद आपकी डीवी होगी और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर हुई यहां तक। अब देखो, अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें यानी प्री की बात करें, तो प्री में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो प्री में आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपकी मैथ्स हो जाएगी, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी इंग्लिश हो जाएगी। अब यहां पर देखना, अगर अमूमन हम एसएससी के कोई एग्जाम को देखते हैं, ठीक है, एसएससी के कोई एग्जाम को देखते हैं तो वहां पर 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के होते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज जीके जीएस से देखने को मिलेंगे, 50 मैथ और 50 इंग्लिश के देखने को मिलेंगे। अगर हम दूसरे एग्जामों की एसएससी की बात करें तो वहां पर ये 25-25 के सेट होते हैं। बात क्लियर हुई होगी। वहां पर टाइम भी 1 घंटा होता है, यहां पर आपको टाइम 2 घंटे देखने को मिल रहा है। मतलब अगर हम इस एग्जाम के प्री की बात कर रहे हैं तो आपको 50-50 क्वेश्चन यानी कि 4 सब्जेक्ट में 50-50 देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके कितने हो गए 200, और टोटल नंबर आपके कितने हो गए 200। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। बात क्लियर है यहां तक? ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 है, तो पेपर 2 में अगर आप देखो तो पेपर 2 में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश आपका आएगा, सिर्फ इंग्लिश का पेपर होगा पेपर 2, यानी जो आपका मेंस होगा वो सिर्फ इंग्लिश का होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 200 होंगे और 200 मार्क्स का ये पूरा पेपर होगा। 200 मार्क्स का साथी ये पूरा का पूरा पेपर होगा और 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, मतलब जो लोग आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से रहे हैं या बहुत दिन, आप देखो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके
आप देखो ना कि उसका सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है। अब इसमें इंग्लिश जो आती है ना, इंग्लिश इसमें एक अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो इंग्लिश, जाहिर सी बात है, जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है वो इस चीज को क्वालिफाई कर सकता है। अब बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि सर मेरा नहीं हो पाएगा, क्या होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे होंगे, यहां पर इंग्लिश जो आती है, जो एसएससी में इंग्लिश पूछी जाती है, वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस होती है। तो अगर आप मेहनती हैं, अगर आपके अंदर जुनून है, तो आप इस पोस्ट को बहुत अच्छे से पा सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम आगे बढ़े, आगे अगर हम बढ़ रहे होंगे साथी, तो यहां पर देखो, अगर आप एनसीसी सर्टिफाइड हैं तो 10 मार्क्स का आपको बोनस मिलेगा। अगर आप बी सर्टिफाइड हैं तो आपको 6 मार्क्स का बोनस, और अगर ए सर्टिफाइड है आपको 4 मार्क्स का बोनस मिल जाएगा। फिर अगर हम आगे बढ़े तो देख सकते हैं कि आपका जब प्री हो जाएगा, प्री के बाद आपका जब फिजिकल होगा, यानी कि फिजिकल में आप पीएमटी और पीटी देंगे, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीएमटी और पीटी मतलब फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो आप देखेंगे जो आपका पीटी है, पीएसटी है, पीएसटी में आपका क्या क्या होगा। देखो, जो मेल है ना, मेल कैंडिडेट के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए आपका कितना होगा, 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप सीने की बात करेंगे, चेस्ट की बात करेंगे, तो नॉर्मल चेस्ट आपका 80 और एक्सपेंडेड चेस्ट आपका 85 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें कैंडिडेट बिलोंगिंग टू हिल एरियाज, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखास, डोगरास, मराठास, तो यहां पर आपको जो हाइट देखने को मिलेगी वो 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप भर सकते हैं, या फिजिकल जब आपका लिया जाएगा तो उसमें आप इतने होने चाहिए। अगर चेस्ट की बात करेंगे तो नॉर्मल 80 और एक्सपेंडेड कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। फिर अगर हम बात कर रहे हैं ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब से अगर आप देखोगे तो 162.5 सेंटीमीटर, 77 नॉर्मल चेस्ट हो जाएगा और एक्सपेंडेड आपका 82 चेस्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आप सारी चीजें बाकी देख सकते हैं। फिर अगर हम देख पा रहे हैं फीमेल कैंडिडेट की बात, तो फीमेल कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपकी 157 नॉर्मल होनी चाहिए, हाइट 157 होनी चाहिए। अगर आप इन एरियाज से आप बिलोंग करते हैं, इन एरियाज से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 155 होनी चाहिए, और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपकी हाइट 154 होनी चाहिए। बाकी इधर आपका कोई भी मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब अगर हम आगे बढ़े तो अब हम लोग एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या देखते हैं कि यहां पर जो मेल कैंडिडेट होगा उसको 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की रेस 6.5 मिनट में, 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप आपका 3.65 मीटर की 3 चांस आपको दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर 3 चांस में आपको हाई जंप करनी होगी। और अगर हम बात करें शॉर्ट पुट की, यानी गोला फेंक आपका जो होगा वो लगभग 16 एलबीएस यानी 16 पाउंड यानी लगभग 7 किलो से आपका ऊपर वजन होता है। ये 4 मीटर तक आपको फेंकना होगा 3 चांस में, ठीक है। 4.5 मीटर तक 3 चांस में आपको फेंकना होगा। फिर देखो फॉर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर आप देखोगे तो 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में। जंप जो चाहिए होगी लॉन्ग जंप 2.7 मीटर 3 चांस में। हाई जंप आपको जो चाहिए होगा 0.9 मीटर 3 चांस में। तो ये फीमेल के लिए आपका पीटी हो जाएगा, मतलब एंड्योरेंस टेस्ट आपका हो जाएगा। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये पूरा प्रोसीजर है, आपका प्री हो जाएगा 200 नंबर का, उसके बाद में आपका पीएमटी और पीटी होगा, और उसके बाद में आपका पेपर 2 मतलब मेंस होगा, और फिर आपका जो मेडिकल एग्जाम होता है, जो मेडिकल टेस्ट होते हैं वो आपके हो जाएंगे। देन आपका क्या होगा, देन आपकी डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही आप जानते हो कि इस हफ्ते में आपको 3 नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होंगी। आप सिलेक्शन फेज 12 का उठाइए, आप एसएससी सीपीओ का उठाइए, आप रेलवे
रेलवे में अगर आप देखोगे आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल को उठाओगे तो तीन तीन नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से तैयारी करें और एक स्ट्रेटेजिकली आप अपनी तैयारी करें और एक आप मतलब एक स्मार्ट तरीके से जब आप इस तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। और इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा फाउंडेशन बैच, यानी एसएससी फाउंडेशन बैच, जो ऑफिसर्स के बैच के नाम से आया हुआ है, वो आपका यहां पर आपके एसएसजी गुरुकुल ऐप पर देखने को मिलेगा, जिसमें आप 10 मार्च तक एनरोल करा सकते हैं। और उसके बाद 10 मार्च तक अगर आप एनरोल कराते हैं तो इसकी जो फी होगी वो आपकी 999 होगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इस बैच में आपको एनरोल कराना है ना, जिससे कि सारी चीजें आपकी बेहतर होंगी और सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, फॉर्म भरने से लेकर जहां तक आपको कोई भी परेशानी आ रही हो, ओटीपी की, ओटीआर की, किसी भी तरीके की परेशानी हो, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर छोड़िएगा। ठीक है, धन्यवाद साथियों।